फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे जापान की। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के भारत दौरे के बाद जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान के जिक्र पर अब्दुल बासित ने प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक बासित का कहना है कि बयान में सीधे तौर पर इस्लामाबाद को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार कहा गया है। यह डिप्लोमेटिक स्तर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी हार की तरह है। वहीं जापान को इस तरह के बयान पर राजी करना भारत के लिए कामयाबी है। जर्मनी में राजदूत और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित ने एक बातचीत में कहा कि भारत की ओर से जारी होने वाले बयानों में सीमा पार आतंकवाद की बात होती रही है। भारत जापान के संयुक्त बयान में भी इसकी बात होना शायद हमें परेशान नहीं करता, लेकिन इस दफ़ा बात कहीं आगे बढ़ गई है। अब्दुल बासित का कहना है कि बयान में पहलगाम का जिक्र है और कहा गया कि पाकिस्तान की ओर से होने वाला आतंकवाद चिंता का सबब है। मुझे समझ नहीं आता कि जापान की ओर से ऐसा कैसे कहा जा सकता है। इस मामले पर पाकिस्तान को जापान से सवाल करना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि बैक चैनल इस पर कुछ हुआ भी हो। अब्दुल बासित की चिंता का सबब भारत जापान की तरफ से दिल्ली में जारी द्विपक्षीय बयान है। इसमें दोनों देशों ने खास तौर पर पहलगाम आतंकवादी हमले द रेजिस्टेंस फोर्स TRF का जिक्र किया और मांग की कि इसके दोषियों को सजा दिलाई जाए। संयुक्त बयान में पाकिस्तान का नाम आना अब्दुल बासित को हैरत में डाल रहा है। चीन का भी आया बयान। चीन ने कहा कि दो देशों के बीच आपसी सहयोग का मकसद किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाना या किसी दूसरे देश के हितों को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। ये बयान जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के दिल्ली दौरे के दौरान हुए कई अहम समझौतों के बाद आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग ऐसा होना चाहिए जिससे क्षेत्रीय देशों के बीच भरोसा बढ़े और क्षेत्र में शांति बनी रहे। उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने के लिए अहम खनिजों पर भारत जापान के सहयोग के सवाल पर ये बात कही। मोदी और ताकाइची के बीच शिखर वार्ता के बाद भारत और जापान ने कई अहम पहलों की घोषणा की है। दोनों देशों ने पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर भी चिंता जताई है। ताकाइची के चीन से बीते कुछ महीनों में लगातार तनातनी के रिश्ते रहे हैं। आइए बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश के PM तारिक रहमान ने हाल ही में चीन का दौरा किया है। इस दौरे से कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो भारत के लिए चिंता का सबब है। खासतौर से पूर्वोत्तर के पास चीन की मौजूदगी बढ़ने के संकेत दिल्ली को परेशान करते हैं। इन चिंताओं के बीच भारत ने ढाका की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जो रिश्तों में सुधार का अब तक का सबसे साफ संकेत है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश इसे कैसे लेता है, जो चीनी निवेश पर नजर गड़ाए हुए है। और चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बांग्लादेश में उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति के बाद भारत ने बांग्लादेशियों से टूरिस्ट वीज़ा के लिए आवेदन देना शुरू किया है। जानकारों का कहना है कि यह कदम दिखाता है कि ढाका से रिश्ते को नई दिल्ली में काफ़ी अहमियत दी जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए ये बेहतर होगा कि वो दिल्ली के अपने रिश्ते सुधारे जो उसके हित में होगा। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रोफेसर श्री राधा दत्ता का कहना है कि टूरिस्ट यात्राएं अभी शुरू हुई हैं, धीरे धीरे दूसरी चीज़ें भी शुरू हो जाएंगी। सीमा पार व्यापार भी दोनों देश शुरू कर देंगे। ये द्विपक्षीय व्यापार और तीसरे देशों को बांग्लादेश के निर्यात दोनों के लिए अच्छा संकेत है। ढाका की तारिक रहमान की सरकार के सामने साफ तौर पर चीन और भारत दोनों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। इस पर दत्ता कहते हैं कि तारिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं। उनके लिए दिखाना जरूरी है कि वो हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करे जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर सकता है। भारत बांग्लादेश में चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य मौजूदगी पर बारीकी से नजर रख रहा है। खासकर मोंगला पोर्ट और प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट पर भारत की चिंता है। ये दोनों ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के पास है। ये गलियारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। लंदन में रहने वाले लेखक PIG देव सरकार के मुताबिक तारिक रहमान दिल्ली की चिंता की परवाह किए बिना चीन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को आर्थिक बढ़ावा की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा, रहमान अपने विकल्पों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सावधानी बरतनी होगी। अशोका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर उदय चंद ने कहा कि चीन बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों देशों के हितों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन यह सिर्फ एक प्रस्ताव है। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के हालात को देखते हुए मुझे निकट भविष्य में ऐसा कोई कॉरिडोर बनता नहीं दिख रहा है। चंद्र का मानना है कि भारत के लिए इसके लिए साफ असर है। मुख्य चिंता भारत की पूर्वी सीमा के पास आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव को धीरे धीरे कम होना है। चीन से जुड़े बंदरगाह, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियल जोन और संभावित रूप से डिजिटल सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पूर्वोत्तर के आसपास के जियोपॉलिटिकल माहौल को बदल सकते हैं। उन्हें आगे कहा, अगर भारत चाहता है कि बांग्लादेश चीन केंद्रित आर्थिक और रणनीतिक नेटवर्क का हिस्सा ना बने, तो इसका जवाब बेहतर इकोनॉमिक्स होना चाहिए। उसे बांग्लादेश को व्यापार की बेहतर शर्तें, सस्ता ट्रांजिट और भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। टूरिस्ट वीज़ा का फिर से शुरू होना पहला ठोस संकेत है कि भारत बांग्लादेश संबंधों में आया ठहराव अब खत्म हो रहा है। ये हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान इन दिनों पानी की भारी किल्लत और शहबाज शरीफ की सरकार भारत पर आरोप मर रही है, लेकिन असल में पाकिस्तान खुद अपनी वजह से 2 बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पूर्वी नदियों पर पानी जमा करने के लिए कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं और भारत के इन प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को अपने निचले इलाके जैसे लाहौर में बाढ़ रोकने में काफ़ी मदद भी मिली है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत को पानी को हथियार बनाना होता तो ये काम काफ़ी पहले हो सकता था। हकीकत ये है कि सिंधु जल संधि के तहत भारत को पानी का जो हिस्सा मिला हुआ था वो भी भारत इस्तेमाल नहीं करता था। उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में बहता था। भारत ने इस पानी को अपनी ज़रूरत के लिए बचाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।
पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कर सिंधु जल को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है, लेकिन इससे उसकी अपनी गलतियों को पर्दा नहीं डाल पाएगा। सिंधु जल को कैसे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करेगा भारत का पंजाब जम्मू कश्मीर सीमा पर लंबे समय से रुका हुआ शाहपुर कंडी बांध प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। इससे रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान में बहना बंद हो जाएगा और इसे सूखे से प्रभावित कठुआ और सांबा जिलों की ओर मोड़ दिया जाएगा। चेनाब बेसिन और प्रस्तावित चेनाब ब्यास नहर प्रणाली से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। 2532 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट चेनाब के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी प्रणाली की ओर मोड़ने में मदद करेगा। लेकिन इन सभी प्रोजेक्ट्स का मकसद पाकिस्तान के हिस्से का पानी मोड़ना नहीं, बल्कि उस पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है जिसे भारत पहले इस्तेमाल नहीं कर रहा था। पाकिस्तान का आरोप है भारत पश्चिम सिंधु नदियों का बहाव रोक रहा है, लेकिन असल में दिल्ली के पास अभी ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे पानी का बहाव रोका जा सके या बड़ी मात्रा में पानी का रास्ता बदला जा सके। इनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट नदियों की सहायक नदियों पर बने रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं और उनकी क्षमता 5 मेगावाट से भी कम है। इन पॉइंट में जानिए पाकिस्तान ने खुद कैसे तैयार किया पानी संकट। पानी माफिया का राज। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पानी माफिया का राज है। वो जानबूझकर पानी संकट पैदा करते हैं, बांधों से ऊपर से गैर कानूनी तरीके से पानी निकाल देते हैं। बांधों की भारी कमी। पाकिस्तान में पानी जमा करने के लिए बहुत कम बांध बनाए गए हैं। मानसून में अरबों गैलन पानी बहकर समुद्र चला जाता है, उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की गई है। गाद जमा होने से बांध भरे। पाकिस्तान के तरवेला और मंगला बांध में इतना ज़्यादा गाद भरा हुआ है कि वहाँ बहुत कम पानी स्टोर हो पाता है। पाकिस्तान जो आज जल संकट का सामना कर रहा है, असल में वो शरीफ और भुट्टो परिवार के दशकों से लापरवाही का नतीजा है। सिंधु जल को लेकर पाकिस्तान ने की लापरवाही को लेकर कई बड़े सबूत जिसे पाकिस्तान के लोगों को जानने की जरूरत है। पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2025-26 में पानी से जुड़ी परियोजनाओं के लिए फंड में 27% की कटौती कर दी। 184.6 अरब पाकिस्तानी रुपये से घटाकर 133.4 अरब पाकिस्तानी रुपये कर दिया गया। इसके अगले साल इसमें और 42% की कटौती की गई और फंड 103 अरब पाकिस्तानी रुपये हो गया। पाकिस्तान ने पानी को स्टोर करने के लिए जलाशयों का निर्माण ही नहीं किया। पिछले साल मई में खरीफ फसल के अहम सीजन की शुरुआत में ही पाकिस्तान को 21% तक पानी की कमी का अंदाजा था और उस वक्त तक भारत ने संधि को सस्पेंड भी नहीं किया था। फिर भी पाकिस्तान ने पानी बचाने की कोशिश नहीं की। सिंधु जल मामलों के लिए भारतीय कमिश्नर 2016 से 2022 रहे प्रदीप कुमार सक्सेना के मुताबिक पानी की भारी बर्बादी के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। नेट स्ट्रैट में लिखे एक लेख में उन्होंने लिखा है कि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पाकिस्तान की तरफ से समुद्र में बिना इस्तेमाल किए बहा दिए जाने वाले पानी की कुल मात्रा सिंधु जल संधि के तहत भारत के कुल हिस्से के बराबर है। पाकिस्तान में फसल के लिए पानी की प्राथमिकता दुनिया में सबसे कम है। सिंचाई के पुराने तरीकों और पानी की मांग के खराब प्रबंधन के कारण देश में हर साल लगभग 30 मिलियन एकड़ फीट पानी बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान सिर्फ 30 दिनों के इस्तेमाल के लिए ही पानी जमा कर सकता है, जबकि अमेरिका कोलोराडो नदी जैसे देश 900 दिन तक पानी का जमा कर सकते हैं। आंतरिक राजनीतिक विवादों और फंड की कमी के कारण कालाबांध बांध जैसे जरूरी जलाशयों के निर्माण में भारी देरी हुई है, जिससे हर साल लाखों एकड़ फीट पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। कराची जैसे बड़े शहरों को पाइपलाइन से पानी की रिसाव, अवैध हाइड्रेट और घरेलू पानी के वितरण में आधुनिकीकरण की पूरी तरह कमी की वजह से पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट कैनाल में पानी की कमी 64% है, जबकि राइस कैनाल में यह कमी 38% है। दादू कैनाल में पानी की कमी चिंताजनक रूप से 82% है। इन संकटों के लिए भारत बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से यहाँ से पानी ऊपर से निकाल लिए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का पंजाब प्रांत अपने हिस्से के तय पानी से 20% ज़्यादा पानी निकाल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का पंजाब प्रांत अपने हिस्से के तय पानी से 20% ज़्यादा पानी निकाल रहा है। पिछले महीने जमात इस्लामी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगुवाई वाली सिंध सरकार पर आरोप लगाया कि वह सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद कराची में पानी की पुरानी किल्लत को दूर करने में नाकाम रही है। इसलिए पाकिस्तान को भारत पर आरोप पड़ने के बजाय खुद अपनी गलती पर ध्यान देना चाहिए। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.